घनश्याम तिवारी जी, रुक जाइए एक सेकंड। घनश्याम जी और अजय आलोक जी से मुझे कमेंट लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूं आप दोनों के पास, दुबे जी और राकेश जी। घनश्याम तिवारी जी, देखिए अब तमाम पार्टियां, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, अगर हम एआईएमआईएम को छोड़ दे तो एम वर्ड से सबको परहेज हो गया है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट हो या जो भी वजह हो, और सब ये जानते हैं कि हिंदू अपीसमेंट एक बड़ा जरिया है। जो क्षेत्रीय दल है वो अब जातिवाद को भी अपनी तरीके से फिर से जातीय जनगणना के जरिए जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी को अपना स्ट्रेंथ पता है, बाकी पार्टियां भी उसी लाइन पर चल पड़ी हैं। क्या मैं गलत बोल रही हूं? और फिर उंगलियां उठाते हैं बीजेपी पर। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा होता तो उनकी प्रायोजित 8 साल से प्रतिदिन देश में हिंदू मुस्लिम बहस जो उनके प्रवक्ता करवाते हैं नहीं हो रही होती। प्रधानमंत्री को शमशान कब्रिस्तान, ईद दिवाली पे कितनी बिजली आती है, इस तरह की बातें नहीं करनी पड़ती, लोगों के लिबास के आधार पर बातें नहीं करनी पड़ती, और अमित शाह ने जो कहा वो नहीं कहना पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी अगर को लगता है कि नफरत उनकी मजबूत बुनियाद है, मुझे नहीं लगता। ये देश 5000 साल से का इतिहास रहा है और ये प्रेम का इतिहास है। जहां तक ये कहना कि जातीय जनगणना जो है वो क्षेत्रीयता का पैमाना है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो वो अपनी जाति को भली भांति जानते हैं। तमाम लोगों के परिवारों में शादी भी लगभग उनकी जातियों में ही हुई है। और आज भी अगर देश में वाकई आंकड़े सामने रखे जाएं तो साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में अपनी सामंती सोच से किस तरीके से पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, दलितों के साथ अन्याय किया और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करना, तो ये अपना राजनीतिक मिशन मानते हैं, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। मुझे यह भी उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी के भाषण, जो कि उनके फडणवीस जी ने कहा बहुत ओजस्वी भाषण था, उसमें कह देते कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, 2024 में अच्छे दिन आ गए। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था, आ गए। कह देते कि 2 करोड़ रोजगार आ गए, 15 लाख का काला धन आ गया है, लोगों के अकाउंट में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, किसानों की आय दुगुनी हो गई है, इस देश में हर व्यक्ति को घर मिल गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पार्टी इतना बड़ा घनश्याम जी तिवारी जी, जो रोज आप लोग कहते थे कि पीएम संदेश दें, अगर पीएम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो तो पीएम संदेश दें। पीएम खुलकर कह रहे हैं मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है घनश्याम जी? शमशान कब्रिस्तान भी पीएम ने खुल के ही कहा था। 80-20 की बुनियाद जो कि हेट स्पीच था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं सराहा भी, वो हेट स्पीच था। उसकी बुनियाद पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। समाजवादी पार्टी को आपने कहा कि सभी पार्टियां एम फैक्टर से परहेज कर रही हैं। हम संविधान में मानने वाले हैं। हम मानते हैं कि ये, चाहे वो एम फैक्टर आप महिला कह रही हैं, मुस्लिम कह रही हैं, कोई भी कह रही हैं, माइनॉरिटी कह रही हैं, इस देश में ये सारा जो भारतीय जनता पार्टी का नफरत का प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा ये है कि इस देश में एक छत्र मुट्ठी भर सामंतों का अधिकार है, जिसे योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ऐसे पूंजीपतियों का अधिकार है जिनके 11 लाख करोड़ माफ कर दिए गए, जिसमें से एक व्यक्ति धन्ना सेठ जो दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का अमीर बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के लोगों की बदौलत दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। हम मानते हैं इस देश में सबका अधिकार है, और जो 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं समाजवादी पार्टी को, वो चाहे महिलाओं के वोट मिले हो, मुसलमानों के वोट मिले हो, गरीबों के मिले हो, दलितों के मिले हो, पिछड़ों के मिले हो, सवर्णों के मिले हो, सभी के वोट मिले हैं। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नफरत की आहुति है, इसमें देश बली होगा। 2024 में जब ये पार्टी चुनाव में जाएगी, इसके पास एक भी अलायंस पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि जिस अलायंस पार्टनर ने इसके साथ हाथ मिलाया, इन्होंने उसके पीठ में छुरा घोंपा। जिस वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, उसे ठगा। चाहे वो यूथ था जो रोजगार के लिए विश्वास किया, चाहे वो किसान था जिसने अपनी आय के लिए विश्वास किया। सहारा के दरबार में और ये सारा पाखंड जो है खोखला है। और ऐसे में सिर्फ ये एक तरह की बहस भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, क्योंकि आप उसमें उलझे रहें। आप ये ना पूछें कि मेरे आसपास रोजगार क्यों नहीं है, मेरे बच्चों की शिक्षा क्यों नहीं बेहतर हो रही, मेरे माँ बाप को जो पेंशन मिल रही थी वो बंद क्यों हो गई, और जो उनके खातों में पैसे जमा है उसकी जो ब्याज है वो क्यों कम हो गई, और भारतीय जनता पार्टी क्यों अमीर हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो सुन नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर जवाब नहीं दे रहे हैं? घनश्याम जी आवाज नहीं जा रही क्या उनको? घनश्याम जी, जिन धन्ना सेठों की आप बात कर रहे हैं
उसमें सीधा सवाल है, अनिल अंबानी जी के भी तो बड़े अच्छे करीबी रिश्ते थे मुलायम सिंह जी से, और अभी भी उनके एक सेकंड सहारा के दरबार में मुलायम आप सिंह भी और पूछ उनके लीजिए, पुत्र दोनों पूछ बैठे लो। हुए रहते थे। और अभी भी मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु पर आए थे, गले लगकर रोए थे अखिलेश। के सबसे बड़े ओहो रागी जी, आपको स्टूडियो बुलाना तो बस बताइए तिवारी जी। 2024 का चुनाव 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खोखले दांवों पे होगा। 11 अच्छा, लाख ये करोड़ आवाज क्या उनको ये अनिल सवाल अंबानी नहीं के जा माफ रहा, किए गए? ये सवाल नहीं जा रहा आप ये बताइए अंजना जी, 11 लाख करोड़ किसके माफ हुए? आप बताइए, इतना बड़ा न्यूज चैनल है, मुझे लगता है 4-5 पूंजीपतियों के नाम तो आप बता ही सकेंगी कि 11 लाख करोड़ जो राइट ऑफ किया है मोदी सरकार ने अपने चुनिंदा धनराशियों के, किसके माफ किए? मिस्टर तिवारी को एक सवाल नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए आप बीच में रोकना पड़ेगा आपको। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, और जिस तरह से कई लोगों का यह मानना था कि कटुता आती जा रही है भाषा में, लोग एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा का दमखम दिखाने के लिए मुस्लिम समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे नफरत पैदा हो रही है। क्या यही वजह नहीं है कि पीएम ने ऐसा कहा है, सीधा कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के बारे में कुछ मत बोलें, उनके बीच जाए? नहीं, प्रधानमंत्री तो हमेशा मैसेज देते रहते हैं, अलग तरीका है कि लोग ग्रहण कैसे कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, अभी आप पूरे डिबेट में, इस पूरे डिस्कोर्स में पॉलिटिकल और रिलीजियस लेक्चर सबने अपने अपने तरीके से दिए हैं, लेकिन दो मुद्दे जिसपे आज की पूरी डिबेट हुई है उस पर कोई बोल नहीं रहा है। एक राहुल गांधी जी का विलक्षण ज्ञान जीएसटी पे, दूसरा कि गुलबर्गा स्टेशन को ग्रीन पेंट किया गया था, उसको हटा दिया गया। मेरे हिसाब से देश को जानने की जरूरत है। अभय दुबे से मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीएसटी पे उनका समर्थन कर देंगे, कम से कम बता देते जाके कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स है जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, तो खाने पीने हर तरह की वस्तु को जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम करते हैं उस पे टैक्स लगता है। तो 50% सबसे गरीब आबादी 67% टैक्स देती है, तो अन्याय कर रही है। और सबसे अमीर आबादी 1% की अमीर आबादी 10% जीएसटी देती है, तो घोर अन्याय कर रही है। क्या ज्ञान है जीएसटी पे भैया? मुझे विश्वास नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी लेके आई थी। कंजम्पशन टैक्स आबादी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी तो कौन अकेले राहुल गांधी कंज्यूम करेंगे? अभय दुबे उनको समझाने की जगह उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये फिर से वही राहुल गांधी का बयान है, ऐसा बयान वो दे सकते, मुझे आश्चर्य नहीं है। दूसरा, रेलवे की बिल्डिंग, माननीय ओवैसी साहब बोल रहे थे, जरा रेलवे कोड ऑफ कलर कोड पढ़ लीजिए, उनको ये बोलिएगा पढ़ लेने, तो बैरिस्टर है, हर चीज को पढ़ के बोलते हैं। 3 तरह के कोचेज आते हैं रेलवे में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और बिल्डिंग्स के लिए डिफाइंड कोड है, क्या तो लाइट ग्रे रहेगा या व्हाइट रहेगा। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि तुष्टीकरण की राजनीति, रेलवे तो रेलवे, यहां लोग पुलिस स्टेशन को ग्रीन में पेंट कर देते थे। पटना की बात बता रहा हूं आपको, वो दौर भी था, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। रेलवे की बिल्डिंग को बाहर से ग्रीन पेंट करने का अधिकार किसने दिया? तो जो चीज गलत है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हरे रंग को मुसलमानों को पेटेंट बना दिया जाके वो तिरंगा नहीं दिया।